Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in chapter 2 historical changes in sectors. Historical change in sector. लास्ट हमने 3 सेक्टर्स रिवाइज करेंगे हम उसके लिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर? वो सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है. सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस की हुई गुड्स को हम रिप्रोडक्शन के लिए जब फैक्ट्री में, कारखानों में हम भेज रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर. एंड सर्विस सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को काम को करने में हेल्प करे, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे, वो सारी हेल्पिंग एड्स हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं. फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बैंक आए, रिस्क की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंश्योरेंस आए, स्टोरेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वेयर हाउस हुए, और हम कह सकते हैं कि जो प्लेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हुआ. इसी तरह से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेटवर्क, इंटरनेट आए. तो ये सारे जो हैं हमारे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हैं. अब बात आती है कि किस तरह से हिस्टोरिकल इसके चेंजेस दिखा रहा है कि क्या चेंजेस हुए हैं इनमें. जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्री दैट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो प्राइमरी सेक्टर है सबसे ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये सेक्टर. तो इसीलिए हम ये कहेंगे सबसे पहले स्टार्ट होने वाला, सबसे पहले लोग यही करते थे. As the method of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. जैसे जैसे फार्मिंग चेंज हुई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, नई मशीनें आई हैं सीड्स लगाने की, या हम कह सकते हैं कि हार्वेस्टिंग की. तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन जो है वो पहले से बढ़ गया है. Many people could not take up other activity. There will increase number of craft person and traders. अब देखेंगे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको सेल करने के लिए ट्रेडर्स, व्यापारी भी बढ़ेंगे. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम्स. बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्मी एट्सेट्रा. अब देखिए जब हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रेडर बढ़ेंगे, तो ट्रांसपोर्ट पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पर्सन भी चाहिए. ट्रेडर बढ़ेंगे तो उनको मनी भी चाहिए, बैंक खुलेंगे. तो इस तरह से सर्विस सेक्टर भी साथ साथ जो है वो डेवलप होता है. हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. सबसे ज़्यादा लोग इसी में लगे हैं प्राइमरी सेक्टर में. ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, अगर हम 100 ईयर्स पहले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो क्या थी, प्रोडक्शन जो हो रहा था वो प्राइमरी सेक्टर से हो रहा था. लेकिन उसके बाद न्यू मेथड आए, 100 ईयर्स के बाद जो है न्यू मेथड आए, मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुई, फैक्ट्रियाँ बन गई, फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो गई, उनका जब प्रोडक्शन किया जाने लगा तो वहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में जो है फैक्ट्रियाँ ओपन हुई. जब फैक्ट्रियाँ ओपन हुई तो क्या हुआ, देवर फोर्स टू डू सो. एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर, पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एट चीप रेट्स. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब सस्ते रेट पर जब मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, उसी को परचेज करेंगे. तो फैक्ट्रियों में क्या है, सस्ते रेट पर मिलने लगा. अब जब चीप रेट पर मिल रहा है, चीप रेट पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे. तो डिमांड इंक्रीज होएगी, डिमांड इंक्रीज होएगी तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा. तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. इस तरह से उसके अगर और 100 पास्ट ईयर्स को बाद देखें तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हम जो है सर्विस सेक्टर पर डेवलप हो गया. मींस सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कम हो गया कंपेयर टू सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप होने लगा. हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन. अब अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो है सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है.
मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, काफ़ी सारे लोग इसमें जॉब करने लगे। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर इन इंडिया। अब आपको ये बताएंगे कि टोटल प्रोडक्शन में कितना 3 सेक्टर में पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन्स कौन कौन सा सेक्टर कितना जीडीपी में जो है परसेंटेज देता है या एम्प्लॉयमेंट में क्या परसेंटेज देता है, तो वो देखते हैं हम यहाँ। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर का आपको दिया है इसने कि 1973 से लेकर 2013-14 की टेबल यहाँ पर गिवन है। 2 ईयर्स अगर हम बात करें, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम, जो यहाँ पर ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है वो प्राइमरी सेक्टर को शो करती है, ऑरेंज लाइन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर को शो करती है, और जो ग्रीन लाइन है वो सर्विस सेक्टर को शो कर रही है। तो यहाँ पर कहता है कि पहले 1973 की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्या था, सबसे ज़्यादा ब्लू का एरिया ब्रॉड है, तो ब्लू जो था वो प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में अगर बात करें तो वो प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद सर्विस सेक्टर और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन अब की बात करें 2013-14 की अकॉर्डिंग, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्लू पार्ट है वो कितना है, लगभग 8 लाख तक होगा, और ये हमारा 2,10,000 या 20,000 तक होगा। इसी तरह से ये हमारा, तो यहाँ पर 20 लाख तक होगा, 22 लाख तक। तो ये कहता है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन जीडीपी में उसका जो योगदान है या हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है कंपेयर टू सर्विस सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पढ़ते हैं राइजिंग इम्पोर्टेंस of tertiary sector in production over the 40 years between 1973 to 1974 and 2013-14 while production in all or 3 sector are increased। अगर हम 73 से कंपेयर करें 2013-14 को तो प्रोडक्शन तो सब में बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर हम इंक्रीज़ देखें ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा टर्टियरी सेक्टर में इंक्रीजिंग हुई है। As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Why is tertiary sector becoming so important in India? क्यों बन गया ये, क्या reasons थे? First, in any country, several services such as hospital, educational institutions, post and telegraph services, police station, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, तो इसमें कितने सारे जो हैं सेक्टर्स के अंदर कितने सारे सब पॉइंट्स हैं या सब सेक्टर हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। इन ए डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। Second, the development of agriculture and industry lead to development of service such as transport। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हमारा सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलप होने का है। अगर प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा भी प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ते ही उसको क्या चाहिए होगा, पर्सन चाहिए होंगे सेल करने के लिए, ट्रेडर चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, मनी चाहिए होगी, मशीनें चाहिए होंगी, तो ये चीज़ें जो है उसको नीड हो गई। जब वो नीड होगी तो प्राइमरी सेक्टर की वजह से क्या बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, उसको हम फैक्ट्री में भेज सकते हैं, जो कॉटन से कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा ज़्यादा बनेगा, इसी तरह से कपड़े को बनाने के लिए पर्सन ज़्यादा लगेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, एडवर्टाइजिंग चाहिए होती है, फाइनेंसिंग चाहिए होती है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों डेवलप हो रहे हैं तो टर्टियरी सेक्टर उनसे ज़्यादा डेवलप होगा और काफ़ी दूर तक हम कह सकते हैं उसका असर दिखेगा। थर्ड, एज इनकम लेवल rise, certain section of people start demanding many more service like eating out, tourism,
शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेम अगर लोगों का इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो पहले वो अगर सिविल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे तो अब वो क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना शुरू कर देंगे। सेम अगर वो पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे तो अब उनकी इनकम इंक्रीज होने के बाद वो क्या है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। इसी तरह से पहले वो शॉपिंग अगर अपने एरिया से कर रहे हैं तो फिर वो मॉल से शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इनकम लेवल बढ़ने से काफ़ी चेंजेस होते हैं तो पर्सन क्या करता है कि बिग सिटीज़ को चूज़ करता है या बिग एरिया को चूज़ करता है या प्राइवेट स्कूल्स को चूज़ कर रहा है। इसी तरह से अगर इनकम अच्छी होगी तो वो घूमेंगे, टूरिज़्म को भी चूज़ करेंगे। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो उसकी वजह से क्या होएगा, आपकी डिमांड जब बढ़ रही होगी तो वो सेक्टर जो है इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से सर्विस सेक्टर हम कह सकते हैं इंक्रीज़ हुआ। Fourth, over the past decade, also certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4, we shall see example of new services and the reason for their expansion. तो यहाँ अगर पास्ट डिकेड की बात करें तो न्यू सर्विस जो हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा हुई हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस हैज़ बिन राइजिंग रैपिडली, ये बढ़ता ही जा रहा है। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। Service sector in India employ many different kind of people at one, and there are a limited number of service that employ highly skilled educated workers. सेम वही कहता है कि यहाँ पर लोगों सर्विस सेक्टर जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप का है। कहीं पर तो पर्सन लिमिटेड है, जहाँ स्किल की बात है, जहाँ एजुकेटेड वर्कर की बात है वहाँ वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो क्या है, अच्छा सैलरी पा रहे हैं लेकिन कम एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल शॉपकीपर की, रिपेयर पर्सन की, ट्रांसपोर्ट पर्सन की, तो वहाँ अनएजुकेटेड पर्सन और काफ़ी सारे पर्सन हैं जिसकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो रहा है। लेकिन उनको रेट जो है वेजेस जो है या हम कहें कि सैलरी जो है वो बहुत कम मिल पा रही है। तो अगर हम वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ये देखेंगे, फिर हम इस डायग्राम को देखेंगे क्या है। ये कहता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पर्सन जॉब कर रहे हैं, किस सेक्टर में। जीडीपी की अगर बात करी थी तो आपको पता चल गया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर का रोल है जीडीपी में। अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर का, और अगर थर्ड नंबर पर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का। तो ग्राफ 2 क्या प्रेजेंट करता है कि परसेंट शेयर ऑफ द 3 सेक्टर इन जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द 40 ईयर्स। शेयर ऑफ जीडीपी में आपको क्लियर है सभी। अगर हम बात करें थ्री सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। देखेंगे 1977 में, 1978 में प्राइमरी सेक्टर दे रहा था 71%, सेकेंडरी सेक्टर दे रहा था 11% एंड सर्विस सेक्टर दे रहा था 18%। लेकिन अब अगर 17-18 की बात करें तो 44% जो है वो प्राइमरी सेक्टर अभी भी दे रहा है कंपेयर टू अदर्स। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर की वजह से है एंड 25% सेकेंडरी सेक्टर सबसे कम दे रहा है और टर्टियरी सेक्टर सेकेंड पोजीशन पर हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। Though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up around 3 times. The same applied to tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. तो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि प्रोडक्शन तो 14 सेक्टर, अगर हम जीडीपी की बात करें तो वहाँ सर्विस सेक्टर 14 टाइम्स जो है वो अप हो गया है, रोज हो गया है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिर्फ 5 टाइम्स ही अप हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों है? एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। कंट्री के 50% लोग हम कह सकते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। मतलब 50% लोग काम करने के बाद जीडीपी का 1/6 पार्ट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इन कंट्रास्ट द सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस
whereas they employ less but half the people. Does this mean that worker in agriculture are not producing as much as they could? मतलब जितना पर्सन कर सकता है वो उतना नहीं कर पा रहा है. इट मीन्स कि जीडीपी में अगर हम टोटल पॉपुलेशन का हाफ पार्ट हमने कहा कि 50% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं. प्राइमरी सेक्टर में लगे होने के बाद भी पर पर्सन इनकम जो निकालेंगे या पर पर्सन एम्प्लॉयमेंट जो निकालेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हर पर्सन का कम बनेगा. तो यही क्या कारण है कि वो जीडीपी में कि एम्प्लॉयमेंट तो दे रही है लेकिन जीडीपी में उसका कोई खास योगदान नहीं हो रहा है. What it means that the three are more people in agriculture than necessary, so even you move a few people out, production will not be affected. अगर आप एक उसमें ज़्यादा पर्सन लगे हैं उसमें से कुछ निकाल भी लेंगे तो प्रोडक्शन उतना ही होगा. जो लैंड है वो उतना ही प्रोड्यूस करेगी, चाहे उस पर 10% बैठ जाए चाहे 5% बैठ जाए. तो इसलिए अगर हम पर्सन ज़्यादा वहाँ से निकाल देते हैं तो वो क्या होएगा कि वो किसी और काम में लग जाएंगे. अगर हम पर्सन जो लगे हुए हैं, इन अदर वर्ड्स वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड. जो पर्सन फालतू लगे हुए हैं वो क्या हैं, ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड हैं. फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर. यहाँ पर एक लक्ष्मी का केस ले रहे हैं. ये लक्ष्मी है owing about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain. ऐसी वो लैंड है जो कि इरिगेटेड नहीं है, अनइरिगेटेड है और डिपेंड है रेन पर. जैसे रेन होती है तो वो ज्वार और अरहर जो है वो ग्रो कर देती है क्रॉप को. ऑल 5 मेंबर ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. 5 मेंबर हैं उसकी फैमिली में और सारे काम पर लग जाते हैं. दे हैव नाउ एवर एल्स टू गो फॉर वर्क. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, none remain idle, but is actual fact the labor effort get divided, each one is doing some work but no one is fully employed. तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर वो जितना कमा रहे हैं तो वो 5% में डिवाइड हो जाएगा तो पर पर्सन की जो एम्प्लॉयड है या वो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ना तो वो जितना उसको होना चाहिए वो पूरा नहीं है. तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहेंगे. वेयर पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than their potential. काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी पोटेंशियल से कम कर रहे हैं तो उन्हें मिलेगा भी कम. The kind of underemployment is hidden in the contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as under unemployment. एक पर्सन जिसको काम नहीं मिल रहा है वो बिल्कुल दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयड है, लेकिन जो पर्सन काम तो कर रहा है लेकिन अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है तो वो छुपा हुआ होता है, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुखराम कम एंड हायर वन ऑफ 2 मेंबर ऑफ द फैमिली. अब यहाँ पर एग्जांपल कह रहा है कि सपोज करो एक मकान मालिक है सुखराम जो कि ना आता है और वो 2 पर्सन उसकी फैमिली के ना अपनी फैक्ट्री में या कहीं ले जाता है. अब लक्ष्मी की फैमिली क्या है, उतना ही अर्न कर रही है लेकिन साथ ही साथ जो 2 पर्सन और बाहर से कमा कर आएंगे वो उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा. सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. तो वो उतना ही कर पा रहे हैं. There are lack of farmer like Lakshmi in India. ऐसे कई लाखों फार्मर हैं इंडिया में जो कि एक ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर लगे हुए हैं पूरी फैमिली, जिससे कि इनकम जो है वो कम हो जाती है कि टोटल फैमिली इनकम जो है वो कम हो जाती है. लेकिन अगर कहीं और वो ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं और जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि वो अच्छा कमा सकते हैं. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल देर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विसेज सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट. They are employed as painter, plumber, repair person and other doing odd job. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector or the street pushing a cart or selling something where they may be spend the whole day but earn very little. तो ऐसे काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कमा नहीं पा रहे हैं या उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है या फिर उनको
काम तो मिल रहा है, लेकिन उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर भी इस सेक्टर में भी बनी हुई है। तो अगर हम बात करें दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। अब यहाँ बात आती है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम द अबोव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यू टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। इन वट वेज can one increase employment for people? Let us look at the some of them. Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. अब देखो हमारे को पता था कि उसके बाद 2 प्लॉट हैं जो कि अनइरिगेटेड लैंड है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट स्पेंड कर देती है कुछ मनी ताकि वो जो है कंस्ट्रक्ट करा देती है उसके लिए एक कुआं वेल जो है कंस्ट्रक्शन करा देती है उसकी, जिससे क्या है उसकी फैमिली जो है वो इरिगेटेड लैंड पर काम कर पाएगी। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेटेड हर लैंड एंड टेक ए सेकेंड क्रॉप। अब देखो पहले वो सिर्फ 2 ही फसलें बो पा रही थी, या तो वो मतलब एक ही चूज़ कर सकती थी, या ज्वार करे या अरहर करे, लेकिन अब वो क्या है वीट को प्रोड्यूस कर सकती है ड्यूरिंग द रबी सीज़न। तो क्या होगा, अब उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। अब जो अगर रबी सीज़न की बात करें तो 50 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको यहाँ से मिल रहा है। सेम so 2 more member of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed। अब मान लीजिए डैम आ गया तो क्या हो जाएगा, काफ़ी सारे फार्म्स जो हैं वहाँ होंगे जो भी वो इरिगेट हो पाएंगे। दिस कुड लीड टू ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेम अगर इरिगेटेड सोर्सेज जो हैं वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब देखो एक चीज़ और दिखाऊं यहाँ पर आपको, इरिगेटेड सोर्स बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में, साथ ही साथ इरिगेटेड सोर्सेज को बनाने में भी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब इरिगेटेड सोर्सेज को बनाने में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुएं को खोदने के लिए या प्लम्बर या जो भी हमको पर्सन की नीड पड़ी वो उनको भी काम मिल गया। साथ ही साथ जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन को सेल करने के लिए क्या होगा, उसको ट्रेडर चाहिए होंगे तो वो भी पर्सन भी बढ़ गए। और फिर अगर ट्रेडर चाहिए हैं तो ट्रेडर जो है माल को अगर उधार में खरीद रहे हैं या सेल परचेज कर रहे हैं तो उसको फाइनेंस की नीड होगी, बैंकिंग भी आएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाना होगा, माल को ले जाना होगा तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम जो है फैसिलिटी दी जाएगी, तो वो क्या है सर्विस सेक्टर भी वो हो रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि स्टोर करने के लिए क्रॉप्स को या गुड्स जो भी प्रोड्यूस हुई हैं उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की नीड होगी। तो इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं, एक प्रोडक्शन अगर प्राइमरी सेक्टर का भी बढ़ जाता है तो भी। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, they will also need to sell some of this. For this they may be required to transport their product to be a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so then mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmer but also others such as those in service like transport, trade. Lakshmi's need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seeds. अब उसको खाली पानी की नीड नहीं है, सीड्स की भी नीड होगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीड्स भी ज़्यादा लगेगा, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा लगेंगी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, पंप सेट भी लगेंगे। तो इसके लिए क्या है कि वो पर्सन जो अफोर्ड नहीं कर सकती है तो उसको मनी की नीड होगी। अब मनी कहाँ से लेगी, वो मनी लेंडर से लेगी, तो उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देगी। इफ़ द लोकल बैंक गिवन हर क्रेडिट एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, शी विल बी एबल टू बाई ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। This means that along with water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmer for फार्मिंग टू इम्प्रूव। तो यहाँ पर हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम मनी एंड क्रेडिट की नीड को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। अनदर वे है हमारा
by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industry and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities in a one example, ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज। तो इसी तरह से वो जिसके साथ करेंगे वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, जैसे कि पोटैटोज़ के लिए, अनियन के लिए, या जो भी है फॉरेस्ट एरिया में हम कह सकते हैं नियर बाय विलेज जो है वेयर हाउस ओपन होंगे, कलेक्शन सेंटर्स ओपन होंगे। तो इट इज़ पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्री दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside market. This will provide employment in industries located in semi-rural area and not necessarily in large urban centers. What group of people do you think are unemployment or underemployment in your area? Can you think of some measure that would taken from them? Do you know that in India about 60% of population belong of the age group 5 to 29 years के पर्सन जो हैं वही क्या है 60% लोग जो हैं वो 5 से 29 ईयर्स के हैं। उसमें से 51% जो हम कह सकते हैं कि स्कूल जाते हैं बच्चे, बाकी बचे हुए जो 18 से अबोव हैं वो या तो घर पे हैं या फिर many of them may be working as child laborer. If these children are to attend school, we will require more building, more teacher, other staff. A study conducted by the Earthware Planning Commission, Niti Aayog, estimate that nearly 20 lakh job can be created in the education sector alone. Similarly, we are to improve the health situation. इसी तरह से अगर हम बात करें डॉक्टर की, नर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, तो वो भी क्या है उनकी भी रूरल एरिया में नीड है, वहाँ भी क्या है अगर उसको डेवलप किया जाए तो वहाँ भी पर्सन को जॉब देनी पड़ेगी। तो यहाँ तक करते हैं हम, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड आप अपने सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। डू योर वर्क डेली ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।